आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक के एक पोर्शन में, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो हम जानेंगे कि इस समय औद्योगिक समाज किस तरीके का था और सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हुई। यह राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था, मतलब एक नया इरा ही था जिसमें लोगों को अलग अलग तरह के रुझान थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप रेडिकल चेंजेस हो रहे थे जो समाज में भी थे और आर्थिक में थे। यह एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन, मतलब एक पूरे क्षेत्र में ही एक पूरी सिटी ही औद्योगिक क्षेत्र में बदल गई औद्योगिक क्रांति के बाद। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जब लोगों ने हाथ से काम करने के बजाय मशीनों पे ज़्यादा फोकस कर दिया, मशीनों से ज़्यादा काम लिया जाने लगा, उस क्रांति को हम औद्योगिक क्रांति बोला जाता है। ये सबसे पहले यूरोप में, ब्रिटेन में हुई। औद्योगिकीकरण ने औरतों और आदमी और बच्चों सभी कारखानों में ला दिया। अब कारखानों में महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे, क्योंकि अब काम मशीनों के द्वारा होने लगा। तो वहाँ पे औरत और आदमियों के बीच में जो शुरुआती टाइम पे कि डिफरेंस होता था कि आदमी बाहर का काम करते हैं, औरतें घर का, ये बदलने लगा औद्योगिक क्रांति में। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, जो शिफ्ट थी वो काफ़ी लंबी लंबी शिफ्टों में काम होता था। मजदूरी बहुत कम थी, मजदूरी अभी भी जो उन्हें मिलती थी फैक्ट्री में, सैलरी जो मिलती थी वो कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक क्रांति होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आप जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जो भी कंपनी या इंडस्ट्री में सामान बन रहा है, जब उसकी डिमांड कम हो जाती थी तो धीरे धीरे कंपनियों से लोगों की छटनी शुरू हो जाती थी, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो बेरोजगारी और बढ़ रही थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता था। जैसे जैसे शहर बड़ा होता है, शहर में गंदगी भी बढ़ने लगती है अगर आप उसको साफ सफाई नियमित रूप से ना की जाए। उदारवादी और रेडिकल्स दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने में कोशिश कर रहे थे। तो जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे, वो जो इस पूरी समस्या का प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब है पर्सनल, किसी व्यक्ति के, किसी एक सिंगल आदमी के कंट्रोल में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। जो लोग इस व्यक्तिगत स्वामित्व के विरोध में थे, उनके पास भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो जो लोग बिजनेस करके आगे थोड़ा रिच बन गए, धन दौलत इकट्ठा कर लिए, वो चाहते थे कि जो ये सिचुएशन है कि लोगों को काम करने की आज़ादी हो, ये आगे भी बढ़ती रहे। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकेगा। तो वो चाहते थे कि जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हों और पढ़े लिखे भी हों। तो क्या होगा कि जो औद्योगिक क्रांति में पढ़े लिखे लोगों को, और जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, मजबूत है, वो ही काम कर पाएगा। तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। वे लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरोध थे। जन्मजात का मतलब है जो सिर्फ जन्म से ही किसी को वो अधिकार मिल जाते हैं। जैसे राजा का बेटा अगर जन्म हुआ है तो वो उसे अधिकार मिल गया कि वो राजा ही बनेगा। ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ रहे थे, तो ये इसको बोलते हैं विशेष अधिकार। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे, वो चाहते थे कि लोग अपने बलबूते पे अपनी मर्जी से प्रयास करें। उनके मेहनत, श्रम मतलब लेबर, और उद्यमशीलता में गहरा विश्वास था। वो चाहते थे कि इंसान की काबिलियत उसके काम से हो, उसके श्रम करने की क्षमता से हो, उसकी उद्यमशीलता से हो। वो किसी भी विशेष अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज में तरक्की हो पाएगी। इनका प्रोग्रेस का तरीका ये था कि
जब किसी को बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, गरीबों को रोजगार मिले और संतुष्टता हो, तो देश आगे बढ़ेगा। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियां के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए। तो लोगों ने इन विचारों से मैच करते हुए अपने अपने ग्रुप बनाए, क्लब्स बनाना शुरू कर दिए। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स आंदोलनकारी के पक्ष में थे। तो यूरोप में जो 1815 में सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे लोग। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में कुछ ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। तख्ता पलट मतलब राजा को उसके महल से हटा देना और पूरे समाज का कंट्रोल ले लेना। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करने लगे। राष्ट्र मतलब नेशंस, जहाँ पे लोगों को समान अधिकार मिले, की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जिसेप्पे मैज़िनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिसेप्पे मैज़िनी। उन्होंने इटली में नेशनलाइजेशन शुरुआत किया। वहाँ पे लोगों के साथ मिलकर वहाँ के राजा को हटा दिया गया और सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यूरोप में समाजवाद का आना। अब यूरोप में समाजवाद कैसे है, समाजवाद का मतलब क्या है, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। समाज के पुनर्गठन मतलब वही कि समाज को किस तरीके से दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए। सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। एक ऐसी विचारधारा जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। अब देखिए समाजवादी क्या थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। किसी के पास भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये इनका पहला पॉइंट था। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही हमारी सारी समस्या की जड़ थी। उनका मानना था कि जब पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स हैं लोगों के, वही सारी समस्याओं का रूट कॉज है। वे ऐसा मानते थे कि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने पास रख लेते हैं और मजदूरों को, कारीगरों को उतना फ़ायदा नहीं देते जितना फ़ायदा मजदूर और कारीगर मालिक के लिए करते हैं। वह उनके बारे में नहीं सोचते और उनकी संपत्ति की उत्पादनशीलता बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण, वे चाहते थे कि पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। वो कहते थे अगर सारी चीज़ें सभी लोगों की मिलकर हों तो उसको नुकसान भी कम होगा और सभी लोग उसके बारे में ज़्यादा ध्यान भी रखेंगे। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। अब इस बारे में बात की गई बहुत सारे फिलोसोफर्स जिन्होंने विचारधाराएँ दी, को बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि लोगों को अपना समाज अगर समाजवाद के आधार पे चलाना है तो किस तरीके का होगा। इसके बारे में कुछ फेमस लोगों की बातें इसमें हम करेंगे। तो एक अलग अलग भिन्न दृष्टि थी। हर लोग के पास समाजवाद का मतलब थोड़ा सा अलग था। जैसे कुछ समाजवादी कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और आगे उसमें काम करते हैं। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना, अमेरिका में एक नया के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। अब यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको रॉबर्ट ओवन ने किया। इन्होंने एक न्यू हार्मनी के नाम से एक समुदाय की प्रयास किया जो समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित था।
कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से बहुत सारे सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। अब कुछ लोग मानते थे कि सिर्फ एक व्यक्ति के काम करने से बहुत बड़े सामाजिक बदलाव पॉसिबल नहीं है। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। जैसे सामूहिक खेत एक व्यक्ति नहीं बना सकता, 10 लोग को मिला लेगा, 20 लोग को मिला लेगा, 100 लोग को मिला लेगा। लेकिन जब सरकार अगर ये करना चाहे तो सारे लोगों को एक सामूहिक खेती करने का मौका मिलेगा और ये बढ़ावा भी होगा। तो ऐसे ही फ्रांस में लुई ब्लॉन्क चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। मतलब जो एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसकी जगह एक सोशलिस्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे जिसमें जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका उसमें भूमिका होगी। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफा को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे, जो रॉबर्ट ओवन ने स्टार्ट की थी। अब कार्ल मार्क्स नेक्स्ट फिलोसोफर हैं और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने भी इस दिशा में नए नए अपने तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिकीकरण समाज पूंजीवाद समाज है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है और वो ही सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष ये था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। वो कह रहे थे कि जब तक कैपिटलिस्ट लोग हैं जो जितना भी प्रॉफिट है उसको अपने पास इकट्ठा करते रहेंगे तो लोगों की सिचुएशन में कोई भी पॉजिटिव बदलाव नहीं होगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद या निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मतलब एक क्रांति लानी पड़ेगी और इसमें पूंजीवादियों को या निजी संपत्तिधारियों को शासन से हटाना पड़ेगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक कंट्रोल हो। ये है आपका कम्युनिज्म या सोशलिज्म का एक पार्ट। सामाजिक नियंत्रण होगा और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। उनके अनुसार जो नेचुरली फ्यूचर का एक सोसाइटी होगी वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पर लोगों का सामाजिक कंट्रोल और नियंत्रण होगा।